नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। नागरिकता कानून के खिलाफ भड़की हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। यूपी से बिहार तक आज भी कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए। कानपुर में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी और आगजनी की तो रामपुर में भी हिंसा का आग भड़क उठी। विरोध की आग में सियासत की रोटियां भी सेकी जा रही हैं। आरजेडी ने बिहार बंद बुलाया था। इस दौरान वहां भी कई जगहों पर जमकर हिंसा हुई। इस बीच जो बीजेपी विपक्ष पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा रही है, दिल्ली में उसी के नेता कपिल मिश्रा का एक भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान सामने आया। उन्होंने विरोध करने वालों को गद्दार बताते हुए गोली मार देने के आदेश की बात कही। हिंसा और विरोध पर कुछ और नेताओं के बयानों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आग बुझाना या आग लगाना चाहते हैं नेता? नागरिकता कानून का विरोध करना देश से गद्दारी है। नेताओं के बोल डराएंगे तो भरोसा कैसे जीत पाएंगे? भड़काऊ बयानों से डर बढ़ेगा या वहम मिटेगा? विपक्ष शांति की बात कर अशांति फैला रहा है। आज इन्हीं सवालों पर बहस होगी, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। से डर बढ़ेगा या वहम मिटेगा? विपक्ष शांति की बात कर अशांति फैला रहा है। आज इन्हीं सवालों पर बहस होगी, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इसे देश का गद्दार बता रहे हैं बीजेपी के नेता। इसे गोली मारने को कह रहे हैं बीजेपी के नेता। कौन भड़का रहा है नफरत और हिंसा की आग? नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 6 दिन से सुलग रही है दिल्ली। देश के कई दूसरे राज्य भी हिंसा और आगजनी की चपेट में हैं। सरकार विपक्ष पर लोगों को भड़काने के आरोप लगाते हुए शांति की अपील कर रही है। 15 दिसंबर को दिल्ली के जिस जामिया इलाके में हिंसा की आग भड़की, बीजेपी ने उसके लिए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कटघरे में खड़ा किया, जिनका एक वीडियो भी सामने आया था। कि भारत के मुसलमान भारत के और भारत की शांति के साथ हैं, ये सफल नहीं हो पाएंगे इसमें। लेकिन जो जो बातें इनके डायलॉग में आई है वो बहुत ही चिंताजनक है। ये कहना कि हम बहुत बर्दाश्त कर लिए, अभी ये कह रहे हैं, कल वो कहेंगे, सारा वीडियो हमने लगाया है। मगर अब आम आदमी पार्टी से ही बीजेपी में आए पूर्व विधायक कपिल मिश्रा कटघरे में हैं, जिन्होंने ट्विटर पर अपना ये वीडियो खुद अपलोड किया है। सवाल ये है कि क्या देश भर में कानून का विरोध कर रहे लाखों लोग गद्दार हो गए?
जिन्हें बीजेपी के ये नेता गोली मारने की बात कह रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी ने कही थी। Strictly warn the concerned district administrations and our railway authorities. If anybody destroys the public property, including railway, I direct as a minister shoot them at sight. सवाल है कि ऐसे बयानों से CAA पर लोगों का भ्रम टूटेगा या वहम बढ़ेगा। ये सवाल तब भी खड़े हुए थे जब PM मोदी ने उपद्रवियों की पहचान को कपड़ों से जोड़कर पेश किया था। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। विरोध बढ़ा तो जगह जगह CAA के समर्थन में भी रैली और जुलूस निकलने शुरू हो गए। मगर 19 दिसंबर को मुंबई में CAA के समर्थन में निकाली गई रैली में जैसी नारेबाजी हुई, उसकी आक्रामकता और अंदाज पर गौर कीजिए। सवाल है कि क्या विरोध को विरोध से शांत किया जाएगा या सार्थक संवाद से। मगर सरकार पर सवाल उठाने वाला विपक्ष शांति नहीं, सियासत ढूंढ रहा है। People have a right to raise their voice against wrong decisions and policies of the government and register their concerns. Equally, it is the duty of the government to listen to the citizens and address their concerns. ये इन तस्वीरों से साफ हो जाता है जब उसके कार्यकर्ता खुद हिंसा पर उतारू हो जाते हैं या लोगों को भड़काते और उकसाते सुनाई देते हैं। यानी कानून पर अफवाहों की आग अगर सरकार के सख्त रवैये से नहीं बुझ रही तो विपक्ष उसे हवा देकर और भड़काने में जुटा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक ऐसे ही सुलगता रहेगा देश। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने हमारी रिपोर्ट देखी। जी हां, आखिर ये साजिश कौन रच रहा है? क्या ये प्रायोजित है? नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में बवाल है। जी हां, दिल्ली उत्तर प्रदेश की आग की लपटें अब हिंसा के रूप में बिहार पहुंच गई। आखिर आक्रोश की आग कब रुकेगी? जी हां, इसी को लेकर मचा है बवाल और हम लेकर आए हैं देश का सवाल। जी हां, देश का सवाल में मेरे साथ सम्मानित मेहमान होंगे। जी हां, एक बार मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये संवेदनशील मुद्दा है। जी हां, नफरत वाली खबरों की अफवाहों को मैं ये दर्शकों से अपील कर रहा हूं, नफरत वाली, नागरिकता के नफरत वाली खबरों की अफवाहों को आप उसके बहकावे में ना आए, उसकी सत्यता की जांच करें। इंडिया न्यूज आपसे अपील करता है कि शांति बनाए रखें, अमन चैन बनाए रखें। मेरे साथ आज के देश का सवाल में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आरपी सिंह साहब हैं। जी हां, आपको बहुत आज आप पर जो जिम्मेदारी है आरपी सिंह साहब, ये संदेह, ये भ्रम आपको दूर करना है। देश धधक रहा है, आग की लपटें आसमान छू रही हैं, आपको साफ करना होगा। ये कैसे थमेगा आक्रोश? मेरे साथ यासिर जिलानी साहब। जी, आप RSS मुस्लिम मंच के आप नेता हैं, आप विचारक भी हैं। आपको भी ये अपील करनी होगी। हम केवल सवाल करने के लिए, जवाब लेने के लिए नहीं, बल्कि आपको दिल खोलकर अपील भी करना चाहिए। समझाइए कि आखिर अल्पसंख्यक क्यों सड़कों पे है, कौन बहका रहा है, किस साजिश का शिकार है। मेरे साथ विकास गुप्ता साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आप बोलचाल में समझेंगे कि आखिर विकास गुप्ता जी की लाइन क्या है। ये किसी के समर्थक दिखाई नहीं देते, लेकिन जो कहते हैं दिल खोलकर कहते हैं। आरपी सिंह साहब, कहां चूक हो गई? कब रुकेगी ये आग की लपटें? देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो कि बहुत ही जिम्मेवार चैनल है, उसके माध्यम से बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट देश के किसी भी नागरिक के विरोध में या पक्ष में नहीं है, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी कई बार सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है। वो श्रीलंका को लेकर हुआ हो, वो बांग्लादेशियों को लेकर हुआ हो, ये युगांडा में प्रताड़ित हिंदुओं को लेकर हुआ हो, ये हुआ। दूसरी बात, इसमें जो बार बार प्रश्न उठ रहा है हिंदू मुसलमान का, वो भी समझे। पिछले 5 साल में 566 मुसलमानों को, ऐसे मुसलमानों को जिन्होंने यहां पे अज़ाइलम मांगा, जिन्होंने यहां पे शरण मांगी, उनको शरण दी गई। वो धार्मिक कारणों से नहीं, वो जिसपे संगीतकार अदनान सामी भी है, उनके से और कई लोग हैं, अन्य कारणों से उन्होंने यहां पे अज़ाइलम मांगा, उन्होंने यहां पे शरण मांगी, उनको शरण दी गई। ये जो सारा कानून है सिर्फ 3 देशों में जो वहां पर प्रताड़ित सिख, हिंदू, पारसी, जैनी, बौद्धि, क्रिश्चियन, ये उनके लिए है। आरपी साहब, इसका मतलब ये नहीं कि देश में मुसलमान नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। ये कानून पारित हुआ है। मैं एक मिनट सर, मेरी हाथ जोड़ के बेनती सर, आपका मेरे हाथ जोड़ के बेनती सर। आरपी साहब, मेरा एक सवाल है, सवाल को आप आने दीजिए, दिल खोलकर सवाल तो सुन लीजिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हिंसा भड़की हुई है, हिंसा भड़कने के पीछे कौन, और अगर इसके पीछे कौन, तो आपके नेता जो जहरीले बोल रहे हैं, देखते गोली मार दीजिए। क्या इस तरह के विरोध प्रदर्शन पर गोली मारना ही आपको विकल्प दिखाई देता है, और यह नहीं लगता कि आक्रोश की आग में यह सियासत आग में घी का काम कर रही है? पीछे पीछे हो जाओ, हम तुम्हारे साथ संघर्ष करो, हम हमारे साथ आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन पर भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर को 14 दिन की हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता उनके साथ, और पुलिस के पहरे के बीच चंद्रशेखर को जेल भेजे जाने की तैयारी, कवायद आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मीडिया कोशिश कर रहा है कि उनसे बात की जाए। कल आपने जामा मस्जिद में भी चंद्रशेखर को विरोध प्रदर्शन के दौरान देखा होगा। लगातार अड़िग होकर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चंद्रशेखर भी इस आक्रोश की आग में कूद पड़े। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर 30 हजारी कोर्ट में पेशी के बाद चंद्रशेखर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। जी आरपी साहब, आप अपनी बात पूरी करें। आरपी साहब जी, मैं वापस निवेदन कर रहा हूं। मैं ऐसे सब लोगों की कड़ी निंदा करता हूं जो किसी प्रकार का भी उकसाई भाषण देते हैं या नारे लगाते हैं। बिल्कुल कड़ी निंदा है। और ये भी कह देना चाहता हूं, ये देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये अभी के नहीं, ये बहुत सालों से लगातार जो भी धरना प्रदर्शन होता है उसमें बड़ा रूटीन नारा है। इसको आप अन्यथा मत ले, पहली बात। और ये आप चाहूंगा पिछले 10 साल के मेरे प्रदर्शन हुए होंगे, उसमें भी इस प्रकार के नारे लगे होंगे, जबकि सीएए का कुछ लेना देना नहीं होगा। ये एक रूटीन है। परंतु मैं फिर भी कहता हूं, मैं कड़ी निंदा करता हूं, इस समय जो माहौल है उस समय इस प्रकार के नारे हमको अवॉइड करने चाहिए। परंतु हो क्या रहे समझें। पहले हो ये रहा है कि जिन लोगों ने समय समय पर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाने की बात की है, आज वो विरोध में खाने को राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। मैं लेफ्ट पार्टी से शुरू करता हूं, जो सबसे ज्यादा कड़ा विरोध कर रही है। उन्होंने 2012 के अंदर रेजोल्यूशन पास किया, प्रकाश कारत ने वो रेजोल्यूशन लेकर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों की चिंता करनी जो माइनॉरिटीज है, उनकी हमें चिंता करनी चाहिए। उनका 2012 का रेजोल्यूशन है, 20th कांग्रेस का। उनका 2003 के अंदर श्री मनमोहन सिंह जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस बात को उठाया। ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट में उठाया इस विषय को लेकर।
आज सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मैं चाहूंगा मेरे मुसलमान भाइयों को कृपा कर इनके बहकावे में मत आएंगे। किसी भी ढंग से किसी भी देश के मुसलमान के विरोध में नहीं है। ये आपको अपने राजनीतिक वोट बैंक के चलते हुए झूठ बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट डाल दिया, झूठा ट्वीट डाल दिया। उनके विधायक कहते हैं कि दाढ़ी रखना बंद हो जाएगा, आपका मस्जिद जाना बंद हो जाएगा, आपका बाकी सब जितनी हमारे धर्म में जितनी छूट है सब बंद हो जाएगी। झूठ बोलते हैं। जी कहां कोई ऐसी बात हुई है? इसका कहीं इस सबसे वास्ता नहीं है। जी आरपी साहब, विकास गुप्ता जी भी बैठे हैं। डुगडुगी विकास जी, आप लोग है ना, आप अन्यथा न ले, वोट बैंक की आप राजनीति हो रही अन्यथा है। न ले। कांग्रेस और विपक्ष मुस्लिमों को ढाल बना रहा है और उनके कंधे पर रखकर सियासी रोटियां सेक रहा है। इस आक्रोश की आग में विपक्ष का सबसे बड़ा हाथ है, आरपी सिंह ये कह रहे हैं। नहीं, हाँ, ये कह सकते हैं जो चाहें। मतलब अगर इनके समर्थक या भाजपा के नेता गोली मारो गद्दारों को और फिर वो उसको डिफेंड करते हैं कि ये तो नॉर्मल चीज है, या सीटी रवि जो कर्नाटका के मंत्री हैं वो कहते हैं कि गोधरा की तरह क्लेंजिंग कर दी जाएगी, अगर ये इन सब बातों को कंडेम करते हैं, ये इनकी इच्छा है। देश देख रहा है और देश समझता भी है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं मनीष जी आपको कहना चाहता हूं कि आप सीएए को एनआरसी से आइसोलेशन में नहीं देख सकते। जब एनआरसी असम में हुई और बहुत बड़ी संख्या में हिंदू एनआरसी के से बाहर हो गए, तो एक बैकडोर एंट्री सीएए के माध्यम से उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई कि उन्हें सिटीजनशिप दी जाए, और जो बाकी मुसलमान बांग्लादेश से आए थे, और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अधिकांश रिलीजियस परसिक्यूशन से बांग्लादेश से नहीं आए हैं, वो मुसलमान हो या हिंदू हो, वो इकोनॉमिक कि उन्हें सिटीजनशिप दी जाए, और जो बाकी मुसलमान बांग्लादेश से आए थे, और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अधिकांश रिलीजियस परसिक्यूशन से बांग्लादेश से नहीं आए हैं, वो मुसलमान हो या हिंदू हो, वो इकोनॉमिक रीजन से हिंदुस्तान में आए हैं। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, आप पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि बांग्लादेश पे हिंदुओं की सिंह साहब आप बोले, मैं बीच में नहीं बोला। सिंह साहब, ये अच्छी बात है। सिंह साहब, आप अगर विपक्ष की आवाज को स्टूडियो में भी दबाना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा, क्योंकि आप बोले मैं बीच में नहीं बोला। मैं तो सच्चा जोड़ रहा हूं। आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप सारे फैक्ट रख दीजिएगा। देखिए, अच्छा सभ्य डिबेट है, यहां पे चिल्ला चिल्ली की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपनी बात कहने दीजिए, फिर आप पार्टी अध्यक्ष कहते हैं कि 2024 तक एनआरसी होगी। जेपी नड्डा साहब ने कल जो अफगानिस्तान से आए हुए सिखों के दौरान उन्होंने कहा कि एनआरसी होगी। मनोज तिवारी दिल्ली में कहते हैं कि एनआरसी होगी। आप एनआरसी से क्या देश के 130 करोड़ लोगों को वापस नोटबंदी की तरह लाइन में लगाना चाहते हैं? मनीष जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इस देश में रहता हूं, मुझे जाकर के बताना है कि मैं देश का नागरिक हूं। अगर सरकार को लगता है कि यहां पे 1 करोड़ 1.5 करोड़ घुसपैठी हैं, तो आप अपना डेटा खुद कलेक्ट करिए। आपको देश के नागरिकों को, मनीष जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, हिंदू हो या मुसलमान हो, गरीब आदमी को ही जाकर के अपना दस्तावेज बनवाने के लिए नहीं कहा, नहीं, आपको मैं अंदेशा लगाया आपके चैनल पे बैठा हूं, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता। अमित शाह जी ने एक चैनल पे इंटरव्यू में, बहुत बड़े चैनल पे कहा, यासिर जी आ रहा हूं आपके पास, आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट निर्धारित नहीं करेगा आपकी सिटीजनशिप पे। आप मन की बात करते हैं संडे की संडे, आप आइए और देश को बताइए। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं विकास जी, दर्शक और मैं खुद आपसे एक बात जानना चाहता हूं। जी हाँ, विरोध होना चाहिए, विरोध हो रहा है, हाँ। लेकिन आक्रामक तरीके से आज अगर जंगल राज की तस्वीर की बात करें, जब बिहार के मुख्यमंत्री ने, एक चुने हुए मुख्यमंत्री ने कह दिया कि एनआरसी हम लागू नहीं करेंगे, अब आरजेडी को देखिए आप, एक हाथ में लालू झंडा, दूसरे हाथ में लाठी डंडा, गरीबों की गाड़ियों को आप तोड़ रहे हैं, ऑटो को तोड़ रहे हैं, उन गरीबों की हक की लड़ाई के लिए आप सड़कों पर हैं। ये कहां तक न्यायोचित है? मैं हर फॉर्म ऑफ वायलेंस को कंडेम करता हूं आपके माध्यम से, और मैंने बहुत चैनल्स पे बात कही है कि आपको डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट को पीसफुल रखना पड़ेगा, नहीं तो रूलिंग पार्टी आपके प्रोटेस्ट को, डिमॉन्स्ट्रेशन को हाईजैक करके, प्रोटेस्ट का मतलब ही क्या रह जाता है? देखिए, जब लागू नहीं करेंगे बोल रहे तो मतलब क्या? आप ये देखिए, दिल्ली में छात्राएं स्कूल और कॉलेज के मंडी हाउस पे, लाल किले पे, जंतर मंतर पे इकट्ठे होने की कोशिश की, तो आपने 144 धारा लगा के उनको कह। और मैं आपको मनीष जी बड़ी जिम्मेवारी से एक बात बताना चाहता हूं कि जंतर मंतर पे, लाल किले पे, मंडी हाउस पे नॉन
यंग मुस्लिम स्टूडेंट्स थे जो इस देश का भविष्य है। और ये भी मैं आपको बात बता देना चाहता हूं कि जयप्रकाश ने भी जब इमरजेंसी गलत लगी थी इस देश में तो युवा शक्ति का आह्वान किया था। अगर आज आप युवा शक्ति के आह्वान को कुचलने की कोशिश करेंगे तो ये बात रखिए आप कि विरोध का एक नया पैटर्न भी देखने मिला है। विकास जी, आप अगर देखें तो जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसमें एक नया पैटर्न देखने मिला है। बच्चे और महिलाएं सामने उस विरोध प्रदर्शन को लीड करते हैं। आप बताइए उन मासूम बच्चों का उस विरोध प्रदर्शन से क्या लेना देना? ये आपको लगता होगा वो आज स्कूल के कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट यासिर जिलानी है विकास जी, यासिर जिलानी खुद अपनी इंटेलिजेंस से आए हैं वहां पे, उन्हें कोई लेके नहीं गया है। यासिर जी, विकास जी आज एक और बड़ी बात सामने आई। यासिर जी, यूपी में बवाल का बंगाल कनेक्शन क्या साबित करता है? जी देखिए, मैं आपने ये सवाल किया है, मैं थोड़ा सा 30 सेकंड ज्यादा लूंगा। विकास जी ने बड़े हाइपोथेटिकल अंदाज में, बीच हमारे बीच अनिर्बान बनर्जी भी आ गए हैं। यासिर साहब, अनिर्बान बनर्जी भी जुड़ गए हैं। ये अच्छे जी ये अच्छे वकील भी हैं। सीएए को एनआरसी से कनेक्ट करने की कोशिश करी। विकास जी, भारत देख रहा है, एनआरसी का कोई स्वरूप नहीं, एनआरसी के बिल को किसी ने देखा नहीं। आप ही अगर प्रोपेगेंडा गैंग में शामिल हो जाएंगे तो आप भारत के लोगों के साथ और भारत के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं। आप भारत इस वक्त जल रहा है, उस पर आपको ध्यान नहीं है। लखनऊ में मालदा के लोग पकड़े जाते हैं। मालदा, आप समझने की कोशिश कीजिए कि लखनऊ पुलिस ने जिन लोगों को जिनके फोन के जरिए से पकड़ा है, यह भी नहीं कि आप उस पर भी कहेंगे कि वो तो उन्होंने उठा लिया होगा, उनके बातचीत को उन्होंने रिकॉर्ड करने के बाद तब पकड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद और तमाम शहरों में आग क्या है यूपी में बवाल का बंगाल कनेक्शन? एक छोटे से ब्रेक के बाद इंतजार करिए, मेहमानों का ये पैनल भी बना हुआ है। यूपी में बवाल का बंगाल कनेक्शन, एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हां, देश का सवाल में ब्रेक के पहले जो मेहमान थे उसके बाद हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े। जी हां, हमारे साथ जुड़े हैं शारदा प्रसाद साहब। शारदा प्रसाद साहब, आप असम में पुलिस पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं। हमारे साथ अनिर्बान बनर्जी। जी आज आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना है अनिर्बान। हिसाब चुकता हो गया आज। जी हाँ, हिसाब ऐसे चुकता हुआ, लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में जो हिंसा हुई थी, ममता बनर्जी ने कहा था ये यूपी से गुंडे आए हैं। आज यूपी पुलिस ने कह दिया कि बंगाल से लोग आकर यूपी में आक्रोश की आग फैला रहे हैं। अनिर्बान, देखिए, पहली बात तो यह है कि यूपी पुलिस एक ऐसी पुलिस फोर्स है जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, जिसे हम एनकाउंटर कहते हैं, उसमें माहिर है। अनिर्बान, तो एक बात का ध्यान रखिएगा अनिर्बान, होता भी है, अनिर्बान, तो मानते अनिर्बान, नहीं। इस देश का सवाल में एक मेहमान असम के पूर्व पुलिस महानिदेशक भी बैठे हैं। तो आप जो भी बोले सोच समझ के बोले, क्योंकि मैं उनसे ये पूछूंगा कि क्या जो अनिर्बान कह रहे हैं पुलिस का चेहरा वाकई ऐसा होता है? बिल्कुल पूछिएगा। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसके अंडर उनका जो एक्शंस है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं सारी देश की पुलिस के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। सवाल उठाने से पहले बंगाल के पुलिस तो भैया, जो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पे एनकाउंटर होते आए हैं, कार्यकर्ता हुआ है कि नहीं हुआ है? काम करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर आपने किया कि नहीं किया? आप ये पहले, अरे भाई वो सब छोड़ो, आप ये साफ साफ बोलो, उत्तर प्रदेश के पुलिस एनकाउंटर को लेकर मेरा आज का ये पहले बोल दो, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अनिर्बान, आप पढ़े लिखे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरा विषय आज का जो है यूपी में हो रहे अनिर्बान, मेरा आज का सवाल यूपी के एनकाउंटर पर नहीं है। अनिर्बान, आप पढ़े लिखे
आप पढ़े लिखे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरा विषय आज का जो है यूपी में हो रहे बवाल का बंगाल कनेक्शन। जहरीले बोल नेता बोलते हैं, वो आक्रोश की आग में घी का काम करता है। अनिर्बान, मेरा ये विषय है, आप इस पर बात करिए कि मालदा के 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अनिर्बान, पुलिस फोर्स अपने तरीके से बेहद शानदार ये तरीके से काम ये कर तो रही होना ही था है। भैया, उसको ये तो होना ही था। गिरफ्तार किया ठीक है, आप जाएगा, बोल लीजिए, फिर उसको मैं चिन्हित बोलता हूं। करके जेल भेजा यासिर जाएगा। जी, यासिर साहब, जनाब यासिर, अनिर्बान का जवाब ले लेते हैं। अनिर्बान, ममता बनर्जी ने यही सिखाया है। जी हो गया आपका। अब मैं बोल लेता हूं। तो ये देखिए भैया, ये होना ही था। असम में जब एनआरसी हुआ था, वहां जो जितने भी नाम आप एनआरसी लिस्ट से बाहर किया ना, उसे 19 लाख में 18 लाख वो बंगाली लोगों का था। और जो उत्तर प्रदेश में जो काम करने जाता है, ये जो पुलिस है, इनको तो अगर कोई मिल जाता है तो यहाँ से जो काम करने जाता है उनको ये पकड़ते हैं, ये उनको ही पकड़ते हैं। इनको जो रियल कल्प्रिट्स है उनको पकड़ना नहीं आता। ये जो बीजेपी ये एंटी बंगाली पार्टी है, इसका प्रमाण ये उत्तर प्रदेश में भी दे रहे हैं। ये जो मालदा से जो जाते हैं, काम करने जाते हैं, ये मालदा से जो जाते हैं, जो देश के अंदर मुसलमानों का साथ देकर बंगालियों को आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, जो विदेशी अक्रांता मुसलमान है, जो विदेशी मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, दिखाते हैं। और यहाँ के हिंदू बंगाली को डरा रहे हैं। आप बंगाली पार्टी है, ये जो बंगालियों से आप नफरत करते हैं ना, अनिर्बान, आप जहर न घोले। अनिर्बान, मत बांटिए आप रंगों में, मत बांटिए आप धर्मों में। अनिर्बान, ऐसी कोई बात न करें। ये देश के सवाल के मंच को आप भड़काने का मंच ना इस्तेमाल करें। ये बड़ा संजीदा माहौल चल रहा है। मुझे लगता है कि हम सबको जितने भी पैनलिस्ट हैं, अगर सच के बराबर भड़काना है, भारत में आग लगा हुआ है, नहीं कर सकता। कैसे आग रुकेगी, कैसे मैं वो बोल रहा खत्म हूँ। होगी, ये बीजेपी एंटी बंगाली पार्टी है, धर्मों में। अनिर्बान, आरपी जी, आप यूपी में लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पाए तो आपने बंगाल के लोगों पर यह आरोप मोड़ दिया। आप यूपी में लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पाया। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें आग नहीं लगी हुई है। लोगों को इन लोगों को समझना चाहिए कि आग वो कैसे बुझेगी। इसके लिए आगे आके बात करें, इसके लिए मैसेज अमन के लिए कोई संदेश नहीं दे रहा है, संदेश देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हिंदू आर्टिकल 356 लगाने की बात करते हैं, तो उनको समझ में क्यों न लगाया जाए। ये ममता बनर्जी ने 15 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। बंगाली उत्तर प्रदेश में 15 से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन विधानसभा में हमारी संस्कृति के एक प्रहार हो रहा है और आप उसमें राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। इससे बचिए। देखिए ऐसा है यासिर साहब, जो आप तकरीर दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है सियासत में सारे नेता को किसी न किसी रूप में रोटियां सेकने में जुटे हैं। प्रसाद साहब हमारे साथ हैं। प्रसाद साहब, अनिर्बान ने जो आरोप लगाया, लेकिन मैं मानता हूं कि आप पुलिस के प्रवक्ता नहीं, मैं मानता हूं आपका यूपी पुलिस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप शीर्षस्थ पद पर हैं, पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं आप। क्या पुलिस ऐसा करती है? क्या पुलिस ऐसा करती है? पुलिस की बर्बरता के चेहरे सामने आते हैं। अनिर्बान जो आरोप लगा रहे हैं, आपको लगता है इसमें तथ्य है? नहीं, वो आरोप में तथ्य हो नहीं हो, आज की डेट में इरेलेवेंट है। वो कोई टॉपिक अलग है, उस पर कभी डिस्कशन हो तो अलग से डिस्कशन होना चाहिए। जिस बात को कह रहे हैं, अभी आपने जो प्रश्न उठाया था कि क्या जो व्यक्ति पकड़े गए हैं जिन्होंने अपना मालदा में घर बताया है, उनका हम क्या करें। बात ऐसी है कि बंगाली बोलने वाले लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं हैं, हमारे दिल्ली में भी हैं और बिहार में भी हैं, सारे राज्यों में मिलेंगे। और अगर इनको कोई पकड़ेगा तो ऐसा हो भी सकता है कि लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है, वेस्ट बंगाल में मेरा घर है। तो बात यहीं पर रुकनी चाहिए कि उनका ओरिजिनल घर कहाँ है, उनको किसने भेजा है, नहीं भेजा है, वो बहुत ही लंबी जांच का विषय होगा। तुरंत हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनको किसी ने वहां पर चालान करके वहां से एक ट्रेन में बैठा के भेज दिया कि जाओ तुम उत्तर प्रदेश में दंगे करके आओ। ऐसा जनरली नहीं होता है।
और उत्तर प्रदेश में भी जितने अराजक तत्व हैं उनकी कमी नहीं है। अगर चाहें तो सभी शहरों में छोटे मोटे बड़े गुंडे सब मिल जाते हैं, तो सिर्फ वेस्ट बंगाल से इंपोर्ट करके ही गुंडे लाने हैं ऐसा होता नहीं है। और वो भी 6 लोग आखिर कर पाएंगे तो क्या करेंगे जी प्रसाद साहब, जी ये अपने आप में। लेकिन एक बात और है प्रसाद साहब, अगर बात की जाए तो इस साजिश को भांपने में खुफिया तंत्र फेल हुआ है। क्या आपको लगता है ये प्रायोजित है? 15 लोगों की जानें चली गई। प्रायोजित है तो दिख रहा है भाई। देखिए अभी जो आग लगा रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और पुलिस पर वार कर रहे हैं, ये सब प्रायोजित है और सारी चीजें एक किसी हिसाब से की जा रही हैं और किसी एम की तरफ की जा रही हैं। मैं कहूंगा कि अच्छी बात नहीं हो रही है, इसको जल्दी से जल्दी हमको कंट्रोल करना चाहिए। एक चीज है कि जो मुद्दे उठाए गए हैं उस मुद्दों पर अगर बढ़िया क्लैरिफिकेशन आ जाए तो मैं समझ रहा हूं कि बहुत सी असमंजस की स्थिति खत्म होगी। क्लैरिफिकेशन तो सरकार को देना होगा ना प्रसाद जी साहब। जी, सरकार सामने आए और बातचीत करे। मैं सरकार चुप रहकर अगर इस तरह से चीजों को देखती रहेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो लगातार बढ़ता जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूं, जो एनआरसी की सब लोग बात करते हैं, जिस पर लोगों को डर है, संशय है, एनआरसी जो है उसका रूल 14 जिसमें काम होना है सारे देश में, अगर होगा कभी तो आज की डेट में वो इन्यूमरेशन बेस्ड है। माने जैसे सेंसस होती थी उस तरह एक सेंसस पूरे देश में कराई जाएगी, उसमें लोगों के घर घर जाकर के लोग नाम नोट करेंगे जैसे सेंसस होती थी। ये एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होगा जैसा आसाम में है, अगर रूल नहीं चेंज करेंगे आज की डेट में। लेकिन इस बढ़िया सी चीज को कोई क्लैरिफाई करने को तैयार नहीं है, ना अपोजिशन वाले, उनको भी रोटियां सेकनी है, ना सरकार। जी जी, विकास गुप्ता जी, प्रायोजित लग रहा है जो भी हो रहा है, आखिर इसके पीछे है कौन? हिंसा कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हर विरोध मोर्चे प्रदर्शन में सबसे सामने दिखाई दे रहे हैं। क्यों ना आए? मुझे एक बात बताइए, प्रजातंत्र में प्रोटेस्ट करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना ये हमारा अधिकार है, लेकिन हाँ, हिंसा की कोई जगह प्रजातंत्र में नहीं है। और मुझे लगता है कि ये शरारती तत्व जो इन प्रोटेस्ट में आ जाते हैं और जो आगजनी करते हैं, उसके खिलाफ सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। मैं ये आपके मन से कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जो शांता प्रसाद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सरकार के किसी बड़े अफसर को, बड़े नेता को, वो प्रधानमंत्री हो या पार्टी के अध्यक्ष हो या कोई और हो, उनको आकर के मुंह ना बंद करके देश में इस बात की स्पष्टीकरण करनी चाहिए कि आप एनआरसी लागू करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर तो करेंगे तो उसके मापदंड क्या होंगे। आपने एक ओपन फील्ड रखी हुई है, आप इतने मूक दर्शन बने हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार की या पार्टी की आरपी सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। विकास जी, आरपी सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। आरपी जी, बड़ी देर कर दी मेहरबा, आते आते सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? कुछ देर पहले जानकारी आई है कि बीजेपी 3 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगी, 250 से ज्यादा जगहों पर कैंप लगाएगी। काश ये पहले कर लेते तो ये सूरत हाल ना होता। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, हमारे जो मित्र पैनलिस्ट हैं वो सबके साथ फिर गलत बात करें। आज एनआरसी का कोई विषय है नहीं। आज ये जितना बवाल है वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, उस पर जो झूठ बोला जा रहा है उसको लेकर है। ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देंगे, मुसलमानों को नमाज पढ़ने का अधिकार ले लेंगे, मुसलमान बहनों से बुर्का पहनने का अधिकार ले लेंगे। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर कल सोनिया गांधी जी ने इसी विषय को बढ़ाते हुए कहा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के चलते हुए आप मुसलमानों को देश से निकाल देंगे या मुसलमानों को देश में लाइन में खड़ा कर देंगे। नहीं, ऐसा हो नहीं रहा। ये सिर्फ जो अभी जो गिनती मेरे पास कुल 36,000 की है, जो मुसलमान जो हिंदू सिख पारसी बाहर है उनकी बात है। सिर्फ देश के किसी मुसलमान को आंच नहीं। आरपी जी, संवादहीनता रही है पार्टी की तरफ से। आपको नहीं लगता कि पार्टी ने देरी कर दी? आरपी जी, इस विरोध की आग को रोका जा सकता था, काश की सरकार पहले से चेत जाती। देखिए, हमें यह अपेक्षा नहीं थी कि टीएमसी, लेफ्ट, आप और कांग्रेस मिलकर इसमें यह आग लगाएगी।
और इसका राजनीतिक लाभ के कारण से आग लगाई। हमने ये अपेक्षा नहीं की थी। हमने सोचा था पार्लियामेंट के अंदर सबने अपना अपना विषय रखा, गृह मंत्री जी ने सब प्रश्नों के उत्तर दिए, उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती थी, परंतु इनको तो राजनीतिक रोटी सेकनी थी। अब बताइए, ममता बनर्जी के यहाँ पिछले 5 दिन से लगातार ममता बनर्जी खुद लीड करेंगे। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात नहीं करी, मैंने गृह मंत्री की बात करी, लोकसभा में राज्यसभा में उन्होंने जहमत भी नहीं करी। आप क्या कह रहे हैं? गृह मंत्री जी ने हर बात का आप प्रधानमंत्री कह रहे थे। ये बताइए, 5 दिन से ममता बनर्जी कह रहे थे प्रदर्शन को आप प्रधानमंत्री कह रहे थे। आप प्रधानमंत्री कह रहे थे भैया। अरे गृह मंत्री, आप प्रधानमंत्री बोले अभी, आप प्रधानमंत्री बोले अभी, गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी, चलिए जुबान है फिसल जाती है आरपी साहब जुबान है फिसल जाती है, लेकिन आपके नेताओं को आदत सी लग गई है। आरपी साहब अपनी बात पूरी करें। उसके बाद मैंने 10 बार कहा गृह मंत्री जी, मैंने 10 बार कहा गृह मंत्री जी, उसका सुनते नहीं रहिए। ये जानकर यही शरारत करते हैं, ये इसी प्रकार की शरारत करते हैं। ये बात का कोई सिरा पकड़कर उसको झूठ बना जोड़ देते हैं। मैं वापस कह रहा हूं, हमारी तरफ से बिल्कुल हमें अपेक्षा नहीं थी कि ममता बनर्जी खुद धरने प्रदर्शन नहीं करेंगी अपने स्टेट में। प्रदेश का मुख्यमंत्री आरपी साहब आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं। आरपी साहब आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नुमाइंदों में से हैं। आपने अभी तक एक बार भी अपील नहीं की कि आप जनता से अपील करते हैं कि इस तरह की हिंसा के साथ ना हो। आप ये 2 लोगों में ढाढ़स बंधाए कि सरकार जो है उनके साथ है और ऐसा कुछ नहीं होगा। जी, मैं हाथ जोड़कर अपने सारे देशवासियों को, खास कर मुसलमान भाइयों से निवेदन कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये बिल कहीं भी देश के किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। ये बिल सिर्फ शरणार्थियों के लिए है जो कि वहां पर आरपी साहब अनिर्बान उनके लिए है। अनिर्बान आपने अपील सुन ली, अनिर्बान आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया, लेकिन आरपी जी का सीधा कहना है कि इस आक्रोश की आग के पीछे टीएमसी है, आप है, कांग्रेस है। अनिर्बान, देखिए, पहली बात तो यह है, जब भी बंगाल में अगर कुछ भी होता है, एक पेड़ की टहनी भी टूटती है, तो ये बीजेपी वाले राष्ट्रपति शासन की दावा करने लगते हैं। तो आज जब उत्तर प्रदेश में 15 से ज्यादा लोग मर गए हैं, वहां क्या राष्ट्रपति शासन का आप दावा करेंगे? ये पहली बात है। और दूसरी बात, क्लैरिफिकेशन अगर लेना है, अरे उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी तो चीफ मिनिस्टर है नहीं भाई साहब। अरे भाई, वेस्ट बंगाल में एक भी मौत नहीं हुआ है, कुछ शर्म कीजिए। अब मुझे पता है आपको सैलरी मिलती है बीजेपी से, वो तो ठीक है। वेस्ट बंगाल में एक भी मौत नहीं हुआ। आपका लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में क्या है? अमित शाह के हाथ में है ना। अरे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल बढ़िया है। आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, कर्नाटका की बात कीजिए, असम में क्या हुआ? आपकी पुलिस लोगों को गोली मारकर मारता है, राष्ट्रपति शासन का। अनिर्बान, आज तो एक तो आप देर से आए, अनिर्बान आप देर से आए, और दूसरा मेरी बहस के खत्म होने का वक्त आ गया। जी हाँ, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। बहती है अमन की गंगा, बहने दो इससे, मत करो देश में दंगा, रहने दो इससे, केसरिया हरे रंग में मत बांटो हमको, हमारी छत पर तिरंगा, रहने दो उसे। जी हाँ, देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी राकेश पांडे, आंख कान खोल के।